सो वेलकम टू द जीएस रूम। हमारा न्यू लेक्चर आ गया है। जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारा हाई कोर्ट के ऊपर होने वाला है। लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कवर किया था, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगभग सिमिलैरिटीज है, बस कुछ आर्टिकल्स का डिफरेंस है और कुछ उनके ज्यूरिसडिक्शन का अंतर है। तो इसीलिए हम इस लेक्चर को आज सबसे पहले कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो हाई कोर्ट होता है यानी हमारा उच्च न्यायालय, इसके बारे में हमें कहाँ मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है उच्च न्यायालय के बारे में। जो हाई कोर्ट होते हैं हमारे, इसके बारे में हमें पार्ट 6 ध्यान रखना। पार्ट 6 आपके स्टेट से रिलेटेड है। जो भाग 6 होता है उसमें हमें हाई कोर्ट के बारे में जानने को मिलता है। वो भी अगर आर्टिकल्स देखें, अनुच्छेद देखें, तो अनुच्छेद आपके 214 से लगाकर, ठीक है, 214 से लगा के आपके 231 तक जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भाग 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं और आर्टिकल 214 से लगा के आर्टिकल 231 तक हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे हाई कोर्ट, जिस तरीके से हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की, कि एक फेडरल कोर्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था और वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी 18 जनवरी 1950 तक काम करता है। उसी तरीके कुछ हाई कोर्ट ब्रिटिश टाइम के जो अंडर थे वो स्टैब्लिश्ड हुए थे। एक 1865 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके तहत 1862 में आपके 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे। जो सबसे पहला हाई कोर्ट था वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1862 में। सबसे पहला कलकत्ता में हुआ था, उसके बाद बंबई में हुआ था और उसके बाद हमारा मद्रास में। ये 3 आपके हाई कोर्ट डेवलप होते हैं 1862 में। सबसे पहले कलकत्ता का हाई कोर्ट था, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट आया, फिर मद्रास हाई कोर्ट आया। उसके बाद लेटर ऑन 1866 में आप देखोगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी स्टैब्लिशमेंट में आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिशमेंट में आता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इतनी बात कर ली हाई कोर्ट की, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। बाकी सारी की चीजें हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है कि हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? देखो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति करता है। तो अब यहाँ अगर ये उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय में कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय में तो राष्ट्रपति कर रहा था, अब यहाँ कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति करेगा या भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा? तो भाई ये हमारा राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रपति ही करता है। अब जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं इनकी नियुक्ति भी कैसे होती है? इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट अपने आप से करता है? नहीं भाई, ये अपॉइंट अपने आप से नहीं करता है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस शामिल होती है, प्लस 4 अदर जो आपके सीनियर जजेस होते हैं, 4 अदर सीनियर जजेस होते हैं, वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब ये कोलेजियम सिस्टम, जो आपने कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, वही कोलेजियम सिस्टम यहाँ भी काम करता है। अगर हाई कोर्ट के जज को आपको अपॉइंट करना है या उनका ट्रांसफर करना है तो कोलेजियम सिस्टम यहाँ भी काम करेगा। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जो सीनियर जजेस हैं, जो कोलेजियम सिस्टम फॉर्म करते हैं, वो एक तरीके से लिख के देते हैं कि गवर्नमेंट को, कि भाई आपको लॉ मिनिस्ट्री को लिख के देते हैं कि ये हमें नाम इस व्यक्ति को अपॉइंट करना है। वो फिर गवर्नमेंट उस पर विचार करती है, विचार करने के बाद ये प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर लेता है। अब इसमें एक चीज ध्यान और रखना, जब हाई कोर्ट की बात हो रही है तो चीफ जस्टिस के अलावा जो 4 जजेस थे वो तो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा हमारा रहेगा गवर्नर, ठीक है। गवर्नर की भी कंसल्टेशन जरूरी है, ठीक है, गवर्नर की भी कंसल्टेशन जरूरी है। मतलब जिस राज्य के चीफ जस्टिस को, ठीक है, जिस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम अपॉइंट कर रहे हैं तो वहां के गवर्नर की भी कंसल्टेशन जरूरी है। अगर हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को छोड़ के अदर जजेस को कर रहे हैं, तो वहां पे एक और बढ़ जाएगा, तब हमें वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट भी लेना पड़ेगा। यानी देखो, अगर आपको
किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, ठीक है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है यानी वहां के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करना है, तो समझ लो कौन कौन लोग होंगे। प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट आपका, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट, लेकिन किसकी एडवाइस पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे, प्लस 4 अदर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहेंगे वो, यानी ये कोलिजियम सिस्टम हो गया ये तो पूरा। उसके अलावा गवर्नर रहेगा उस स्टेट का, उसकी भी कंसल्टेशन लेनी रिक्वायर्ड रहेगी। अब अगर आप चीफ जस्टिस के अलावा हाई कोर्ट के अदर जजेस को कर रहे हो, तो अदर जजेस के केस में क्या होगा? अदर जजेस के केस में इनके अलावा एक और बढ़ जाएगा, एक और लोग की एडवाइस लेनी पड़ेगी, वो उस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का, ये बढ़ जाएगा। तो ये सारा था जज आपका जजेस की नियुक्ति से लेके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो भाई हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और समझ लिया किस तरीके से जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना की बात करता है? देखो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को हम रिवाइज भी करते हुए चलेंगे और कंपेयर भी करते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल संविधान में हाई कोर्ट के गठन की बात करता है? हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, तो सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 124 था, तो अब यहाँ कौन सा होगा? आर्टिकल 214 है, 226 है, 230 है या 222 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 कहता है राज्य में हाई कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात करता है, ठीक है। अब आर्टिकल 226 में क्या होता है? आर्टिकल 226 की बात करें तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो रिट जारी करने की शक्ति है, रिट क्षेत्राधिकार है, रिट ज्यूरिसडिक्शन आपका वो रहता है हाई कोर्ट का। जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 के तहत आता था, हाई कोर्ट का 226 के तहत आता है। अब इसके अलावा 230 में क्या बात करी जाती है? देखो 230 आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 230 में बात करी जाती है अगर किसी हाई कोर्ट का, ठीक है, किसी हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है यानी उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, हम उसको आसपास की यूटीज पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कहां तक दे सकते हैं? मतलब जो कि कोई स्टेट का हाई कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन हम यूटीज तक बढ़ा सकते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी तक, केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आर्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार यूटीज तक यानी केंद्र शासित प्रदेशों तक तय करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 230 है। जैसे अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करोगे तो यहाँ पे जो भी ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है? ये कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हाई कोर्ट की पावर है उसकी सीमा है क्षेत्राधिकार एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकते हैं। अब चलो भाई अपने नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 226 देख लिया, रिट ज्यूरिसडिक्शन की रिट जारी कर सकता है, और रिट कब जारी करता है? फंडामेंटल राइट्स का हनन होने में। आर्टिकल 230 में भी हमने देख लिया। अब आर्टिकल 222 क्या कहता है? आर्टिकल 222 बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करता है। अब देखो जज का, अब यहां समझ लो अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है, ठीक है, अब उसका ट्रांसफर करना है तो देखो उसका ट्रांसफर ऐसे नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर केवल पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा सकता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट हो तभी आप उसका ट्रांसफर कर सकते हो, एज अ पनिशमेंट उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लोगों के हित में ही, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट चलते ही आप उसका ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एज एन पनिशमेंट अगर उसको पनिश करना है तो आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जब किसी भी जज का ट्रांसफर होता है तो करता कौन है? ध्यान रखना, जज का ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट करता है, और किसकी एडवाइस पे करता है? कोलिजियम बैठेगा, यहाँ भी एक सीजेआई प्लस कोलिजियम, जो कोलिजियम सिस्टम है आपका, ठीक है, जो कोलिजियम सिस्टम है आपका वो बैठेगा, और साथ साथ 2 जजेस की और आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। एक चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट जहां पे वो ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, जहां पे वो ट्रांसफर किया जा रहा है, और दूसरा कौन रहेगा? ठीक है, जहां से वो ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब कोलेजियम सिस्टम प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देता है कोलेजियम सिस्टम देता है, कोलेजियम सिस्टम के अलावा 2 आपके चीफ जस्टिस रहते हैं, जिस हाई कोर्ट से उस जज को ट्रांसफर करना है उसके चीफ जस्टिस की आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, प्लस जिस हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफर करना है उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। और ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसफर प्रेसिडेंट करता है, ठीक है।
तो ये भाई हमने आर्टिकल 226 पढ़ लिया, 230 पढ़ लिया, 222 पढ़ लिया, ठीक है। 222 में ट्रांसफर की बात होती है, 230 में हमने यूटीज तक एक्सटेंशन की बात करी। अब एक चीज और, इन दोनों का रिट ज्यूरिसडिक्शन कंपेयर कर लेते हैं। जैसे 226 में हमने पढ़ा था दोनों का रिट क्षेत्राधिकार है, और इसका में सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत है। इसके तहत आपने पढ़ा था हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो जैसी रिट्स इशू करी जाती हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के केस में केवल आप जब मौलिक अधिकार यानी आपके फंडामेंटल राइट्स, यानी जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब अगर हाई कोर्ट का केस में मैं देखें, रिट कब इशू कर सकता है? एक तो फंडामेंटल राइट्स के केस में कर सकता है, अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो कर सकता है, प्लस और किसी भी लीगल, ठीक है, और किसी भी लीगल राइट के तहत और किसी भी अन्य विधिक आपके अधिकार के लिए भी आपका रिट इशू कर सकता है। तो यानी देखोगे जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, इसका जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत से ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में करता है। ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा नॉर्मल कोई भी आपका लीगल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है, उस केस में भी हाई कोर्ट आपकी रिट जारी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो भाई, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पावर ऑफ विच हाई कोर्ट टू इशू रिट्स इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। तो उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136 और आर्टिकल 143। तो यार देखो, आर्टिकल 32 मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति बताई है, आर्टिकल 226 है, ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अब आर्टिकल 136 फिर से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बताया था अपील बाई स्पेशल लीव, ठीक है, अपील बाई स्पेशल लीव, ठीक है, अपील बाई स्पेशल लीव। और आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, राष्ट्रपति एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से। इसमें मैंने आपको आर्टिकल 143(1) और आर्टिकल 143(2) दो एडवाइसेस बताई थी, ठीक है। एक आर्टिकल 143(1) के तहत प्रेसिडेंट ले सकता है, और आर्टिकल 143 के सेकेंड पार्ट यानी सब क्लॉज सेकेंड से ले सकता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा हाई कोर्ट हमारा ओल्डेस्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो यार इसमें हमने पढ़ा था कलकत्ता हाई कोर्ट है। 1862 में सबसे पहले, 1861 में जो आपका काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसी के तहत आपके 1862 में कलकत्ता, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास, ये आपके सीक्वेंशियल मैनर में, सबसे पहले कलकत्ता में, फिर बॉम्बे में, फिर मद्रास में आपका हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। और जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो 1866 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब जो उच्च न्यायालय के भाई आपके जो जज हैं, इनको ओथ कौन दिलाता है, ठीक है, इनको ओथ कौन दिलाता है? तो इनको वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, गवर्नर दिलाएगा, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट के केस में तो हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, आपका जो प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति होता है, वो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको ओथ दिलाता है, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति नहीं दिलाता, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर दिलाता है। अगर गवर्नर दिलाएगा, अगर गवर्नर नहीं है तो उसके द्वारा कोई भी अपॉइंट किया गया व्यक्ति हाई कोर्ट के जजेस को ओथ दिला सकता है। अब जो हाई कोर्ट के जजेस की ओथ है वो 219 में 219 में आर्टिकल 219 में दे रखी है, ठीक है, ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। तो हाई कोर्ट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर विच टाइप ऑफ केसेस, ठीक है, उच्च न्यायालय का अधिकार जो क्षेत्र है किस प्रकार के मामलों पर होता है? सिविल केसेस पे होता है, दीवानी मामलों पे होता है, क्रिमिनल केसेस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में होता है, या ऑल ऑफ द अबव? देखो हमने जब क्षेत्राधिकार पढ़े थे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें हमने आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था, फिर आर्टिकल 133 में हमने पढ़ा था आपका सिविल केसेस में, आर्टिकल 134 में क्रिमिनल केसेस में। तो इसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी क्षेत्राधिकार होते हैं, और इसके क्षेत्राधिकार सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल तीनों ही केसेस में जाते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इनके जो ज्यूरिसडिक्शन है किस किस मामले में होते हैं। देखो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है,
जो लोअर, अब देखो हाई कोर्ट में अपील कहाँ से आएगी, हाई कोर्ट में जो अपील आएगी वो लोअर कोर्ट से आएगी, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जितने हैं, एडिशनल जो सेशन कोर्ट है, एडिशनल सेशन कोर्ट है, और भी जितने लोअर कोर्ट्स है वहां से अपील आती है हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में वहां से अपील आती है। अब क्रिमिनल मामलों में कौन से आएगा, मोटा मोटा आप समझ लो, अगर कोई भी केस जहां पे 7 साल की सजा सुनाई गई हो, लोअर कोर्ट्स ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट ने अगर 7 साल से ऊपर की सजा सुना दी है, तो ऐसे केसेस पे अपील डायरेक्ट आ जाएगी हाई कोर्ट पे। कहाँ जाएगी, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ जाएगी। और भी अदर केसेस हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट आप पढ़ना है कि अगर लोअर कोर्ट ने 7 साल से ऊपर की सजा किसी व्यक्ति को सुना दी है किसी मामले में, तो ऐसे केसेस में अपील डायरेक्ट, क्रिमिनल केसेस में अपील हाई कोर्ट पे आ जाएगी, ठीक है। अब सिविल केसेस में कहाँ पे आएगी, सिविल केसेस में आएगी कोई अगर लॉ, ठीक है, कोई कानून से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है या कोई फैक्ट, ठीक है, कोई कानून से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है या कोई फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है जिसमें संविधान की व्याख्या करना है, ठीक है, संविधान की व्याख्या करना है, तो वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट आ जाता है या कोई लीगल फैक्ट आ जाता है, तो वहां पे जो अपील है लोअर कोर्ट से कहाँ चली जाएगी, आपकी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके अमाउंट्स होते हैं कि लोअर कोर्ट्स में आपने देखा होगा कुछ फिक्स्ड अमाउंट तक का पैसा, मतलब पेनाल्टी लगा सकते हैं, अगर उससे ऊपर पेनाल्टी लगाता है तो उन केसेस में भी आप अपील कर सकते हो, सिविल केसेस में हाई कोर्ट में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में अगर लोअर कोर्ट कोई केसेस ऐसे डील कर रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फैक्ट है, तो वहां पे अपील आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी पावर हो गई, ठीक है, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। यार इसके अलावा एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन जज की पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जज की, जो हाई कोर्ट का जज है, तो सबसे पहले तो भाई सिटीजन रहना चाहिए, नंबर 1 पे सिटीजन रहना चाहिए, भारत का नागरिक रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसको क्या होना चाहिए, 10 साल तक, कितना, 10 साल तक, 10 वर्ष तक कोई भी जुडिशियल ऑफिस, ठीक है, कोई भी आपका न्याय से रिलेटेड जो ऑफिस होता है उस पद पे रहना चाहिए, कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड करके रहना चाहिए। या तीसरा है, आपका तीसरा है 10 साल तक आपका क्या रहना चाहिए, वकील रहना चाहिए, एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट वगैरह में, एक से ज्यादा हाई कोर्ट में भी रह सकता है, मतलब 10 साल तक ये हाई कोर्ट का वकील रहना चाहिए, या आपका 10 साल तक, ठीक है, कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करके रहना चाहिए, ठीक है। और यार भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक तो जरूर होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का हम पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद 5 साल तक अगर हाई कोर्ट का जज रहा हो, या इसके अलावा, ठीक है, 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट भी रहा हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को कंसीडर कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इसके अलावा एक एडिशनल था कि प्रेसिडेंट की जो राय में एक अच्छा न्यायविद होना चाहिए, एक अच्छा एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं, जो जजेस की जो इनके सैलरीज है वो आर्टिकल 221 के तहत आती है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि जो हाई कोर्ट की जजेस की सैलरीज है वो किस आर्टिकल में आती है, 221। अब एक मेन डिफरेंस है इनकी सैलरी में, ठीक है। जब हाई कोर्ट की जो सैलरी आती है वो कहाँ से आती है, राज्य देता है, स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड से आती है, ठीक है। जो आपकी जब तक हाई कोर्ट का जज है वर्किंग में रहता है, तो इनको सैलरी कौन देता है, इनको जो सैलरी होती है वो राज्य देता है, यानी जिस राज्य के ये हाई कोर्ट, मतलब जिस राज्य के हाई कोर्ट में वर्किंग होगी तो उस स्टेट की गवर्नमेंट पे करती है। बट आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, अगर रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट के बाद जो इनकी पेंशन आती है वो कहाँ से आती है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन आती है आफ्टर रिटायरमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट से नहीं आती, वो राज्य नहीं देते, ठीक है। इनकी जो पेंशन आती है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, कहाँ से आती है, यानी भारत सरकार देती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ठीक है, भारत सरकार देती है। जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यहां से आती है, ध्यान रखना, पेंशन राज्य नहीं देते हैं, सैलरी राज्य देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या होती है, सैलरी भी कौन देती है, भारत सरकार देती है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट देती है आपकी, और पेंशन भी कौन देती है, इंडियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है, सैलरी पेंशन दोनों ही इंडियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इतनी। अब चलो भाई हम अगले क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई कोर्ट कैन हेयर अपील्स फ्रॉम, ठीक है। अब उच्च न्यायालयों में अपील सुन सकता है, कहां कहां से अपील सुन सकता है, ठीक है।
जो हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिलों, ठीक है, जिला जो भी लोअर कोर्ट्स हैं वहां से जरूर अपील सुन सकता है, क्योंकि वो उससे छोटे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं, नीचे रहते हैं, ठीक है। अगर कोई अपील आपकी ट्राइब्यूनल से आ रही है, ठीक है, हाँ, ट्राइब्यूनल में भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसने कहा था कि भाई अगर कोई भी ट्राइब्यूनल है तो उसकी भी अपील, ठीक है, उसकी भी अपील आप कहाँ कर सकते हो, हाई कोर्ट में कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मत आओ, हाई कोर्ट पे आओ पहले, ठीक है, हाई कोर्ट पे अपील करो जाके, ठीक है, तब आप जाके अगर वहां से अपील आपकी खारिज हो जाती, वहां केस नहीं डिसाइड होता, तब आप अपील करो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब देखो, अब क्या सुप्रीम कोर्ट से अपील सुन सकता है? नहीं, ये तो फिर रिवर्स हो जाएगा ना, ये रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ जो ऑल ऑफ द अबव है ये गलत है, ठीक है, यहाँ दो आंसर बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील सुन सकता है, ट्रिब्यूनल्स की सुन सकता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स की सुन सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स की ध्यान रखना, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स की नहीं सुन सकता, ठीक है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स नहीं, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, इनसे जो रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी ये आप शिकायतें नहीं सुन सकता, ठीक है। तो अब एक चीज और आप बात कर लेते हैं यार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की तो बात की थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से मामले आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कोई केंद्र के और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए। अब अगर हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करोगे तो आपके जो भी डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इनसे रिलेटेड मैटर आ सकते हैं, प्लस आपका कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमपी और एमएलए, ठीक है, एमपी और एमएलए का जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, ठीक है, वो हाई कोर्ट डील करता है, ठीक है, वो कौन डिस्प्यूट डील करता है? हाई कोर्ट करता है। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी सांसद या कोई आपका विधायक यानी एमपी एमएलए, ठीक है, इनसे रिलेटेड इलेक्शन का डिस्प्यूट है, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट किसका करता है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का करता है। तो भाई ये हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर ली इनके, ठीक है। अब आते हैं विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का है, चेन्नई हाई कोर्ट का है, बंबई हाई कोर्ट का है, ठीक है। तो भाई अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे किसका आपका है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एग्जांपल देते हुए, आपका कलकत्ता हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जाता है और एक आर्टिकल 230 के तहत जाता है। अब देखो, अगर मुंबई हाई कोर्ट की बात करोगे ना, बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा में भी ज्यूरिसडिक्शन में जाता है, यानी मुंबई जो हाई कोर्ट है आपका, बॉम्बे हाई कोर्ट, वो गोवा को भी डील करता है, दादर नगर हवेली को भी डील करता है, दमन दीव को भी डील करता है। देखो यूटीज के बारे में तो हमने पढ़ा कि 230 कहता है कि हम यूटीज का हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 230 के तहत एक्सटेंड कर सकते हैं यूटीज के लिए। अब आर्टिकल 231, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 231 डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो राज्यों के लिए, दो राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो राज्यों के लिए, आर्टिकल 231 कहता है। इसी के तहत आप देख रहे हो बॉम्बे जो है, ठीक है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र, मतलब जो आपका है वो महाराष्ट्र और गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, यहां तक इसकी एक्सटेंशन जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करोगे तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, चार राज्यों में इसकी एक्सटेंशन जाती है, ठीक है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज जज इन द हाई कोर्ट। अब उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है, 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, या इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के केस में आपने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता है मिनिमम एज लिमिट के लिए, उसी तरीके हाई कोर्ट के केस में भी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है, कोई न्यूनतम आपकी जो न्यूनतम आपकी आयु सीमा नहीं निर्धारित करी गई, मिनिमम एज नहीं निर्धारित करी गई, नो मिनिमम एज, कोई भी एज का बार नहीं है अपॉइंट करने के लिए। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था? 65 साल, ठीक है, और हाई कोर्ट के केसेस में क्या है? 62 साल। यानी हाई कोर्ट का जज का कब तक सर्विस दे सकता है? 62 साल की उम्र तक दे सकता है हाई कोर्ट का जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज आपका 65 साल तक की उम्र में दे सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से रिटायर हो गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकता है, ठीक है। अगर 62 ईयर्स के बाद रिटायर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। तो अब चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिटायर एट व्हाट एज। चलो अभी अभी जस्ट बताया है, ठीक है। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट किस एज पे रिटायर होते हैं? 62 साल की उम्र में आपके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है।
अब द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत दी गई। यानी हाई कोर्ट अपने जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उन जो हाई कोर्ट की जो पावर है अपने लोअर कोर्ट को अंडर रखने की, उनके जुरिस्डिक्शन में उनको ले रखने की, वो किस आर्टिकल के तहत आती है। ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट के अंडर रहते हैं तो वो किस आर्टिकल के थ्रू रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 227 है, 228 है, 229 है या 230 है। देखो 230 तो बता ही दिया। अब 229 में ऑफिसर और सर्वेंट रहते हैं हाई कोर्ट के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 228 में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर रहता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस में जो मैंने बताया था, और इसमें प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। से देन आर्टिकल 227, ठीक है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 227 के तहत। ठीक है, जो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट इज वेस्टेड अंडर आर्टिकल 227। यानी जितने भी सभी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर निरीक्षण करने की शक्ति आर्टिकल 227 से हाई कोर्ट्स को मिलती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज टू अनदर हाई कोर्ट इज डन बाय, तो अभी मैंने यार ट्रांसफर बताया था, ये आपका ट्रांसफर होता है आर्टिकल 222 के तहत। ठीक है, एक जज का ट्रांसफर होता है आर्टिकल 222 के तहत, और एक केस का ट्रांसफर होता है। ठीक है, केस का ट्रांसफर होना, केस ट्रांसफर आपका होता है 228 के तहत, और जज का ट्रांसफर होता है वो आपका 222 के तहत। ये ध्यान रखना। और करेगा कौन? प्रेसिडेंट। और मैंने उसमें बताया था कोलिजियम सिस्टम बैठेगा, प्लस चीफ जस्टिस जिस स्टेट से जा रहा है, चीफ जस्टिस जिस स्टेट में ये जज को जाना है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 223? 2023 तक 23 में कितने उच्च न्यायालय थे? तो अब ये एक जीके टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ढूंढ कर लाओ। ठीक है, और कमेंट करना जाके नीचे सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन में, कि प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट। देखो हाई कोर्ट की रिट्स जो इशू के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, तो ये हमारा आर्टिकल 226 के तहत आता है। 136 भी बताया, 32 भी बताया, 141 भी बता चुका हूं आपको। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन टू। ठीक है, अब जज कब के, जो हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, वो रेजिग्नेशन किसको देगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो जज है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? ठीक है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है। अब क्या गवर्नर को देगा, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, क्या प्राइम मिनिस्टर को देगा, किसको? सो जो हमारा जज रहता है हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। अब इसके अलावा रिजाइन करने के अलावा, ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट का जज है रिजाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को दे देगा। इसके अलावा हाई कोर्ट का जज है उस पर इम्पीचमेंट भी चल सकता है। ठीक है, महाभियोग जो आपका प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में चल सकता है, वो आपका महाभियोग जो है वो आपका हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए भी चल सकता है। ठीक है, अब देखो इस महाभियोग चलाने के लिए क्या प्रक्रिया है, ये थोड़ा सा हम प्रोसेस क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक बार हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में समझ चुके हैं, फिर भी समझ लेते हैं। अगर, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा जहां भी ये प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, जहां भी जज को हटाने के लिए प्रपोजल आएगा, पहले तो 100 मेंबर, अगर लोकसभा है तो 100 मेंबर ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे, और राज्यसभा है, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आ रहा है तो 50 मेंबर इसे सपोर्ट करने चाहिए। अगर लोकसभा में प्रपोजल आ रहा है तो 100 मेंबर सपोर्ट करने चाहिए इसको, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो कम से कम 50 मेंबर्स सपोर्ट करने चाहिए। उसके अलावा उसके बाद क्या होता है, फिर आपका जो स्पीकर होता है लोकसभा में आपका, और जो चेयरमैन होता है, वो उसको एडमिट कर सकता है या मना कर सकता है। ठीक है, अगर एक बार ये एडमिट हो गया फिर क्या होगा, मैंने बताया था एक हाउस किसी भी हाउस में आ सकता है। एक हाउस क्या लगाता है? चार्जेस लगाता है। ठीक है, चार्जेस लगाता है, और दूसरा हाउस क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, दूसरा हाउस क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, इसकी छानबीन करता है। यानी पहला हाउस क्या लगाएगा? चार्जेस लगाएगा, दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करता है। अब इसमें से एक एडिशनल पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि जब जैसे जो चार्जेस लगा रहा है तो उस चार्जेस लगाने के लिए कमेटी बनाई जाती है, उस चार्जेस लगाने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा पहले नंबर पे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ कोई हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस रहता है, और तीसरा कोई ज्यूरिस्ट रहता है। ठीक है, कोई न्यायविद रहता है। ये 3 लोगों की कमेटी बनती है जो चार्जेस जो है,
जो चार्जेस को फ्रेम करती है। फिर ये पहले सदन में भेजी जाएगा, ये किसी फर्स्ट हाउस में आपका भेजा जाएगा। फर्स्ट हाउस अगर जो पहला सदन है, ठीक है, अगर जो पहला सदन है वो आपका स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से अगर ये आपको पास कर देता है, ठीक है, तब ये दूसरे हाउस में जाता है। अब दूसरा हाउस क्या करेगा, दूसरा जो हाउस है यानी दूसरा सदन इस चार्जेस को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर इन्वेस्टिगेट करने पर ये सही पाए गए तो क्या होगा, ये भी अगर स्पेशल मेजोरिटी से, दूसरा हाउस भी स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कर देता है, तो ये आप जो प्रपोजल है ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस पे साइन कर देगा और जो आपका जज है हाई कोर्ट का, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, जज है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, एक जज को रिमूव करने के लिए यह प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स कवर्ड। तो अब इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसका सबसे बड़ा ज्यूरिसडिक्शन है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, या आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, या आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। तो भाई इनमें से हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट है, एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसका जो आपका ज्यूरिसडिक्शन है वो काफी बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है, बेसिकली ये आपके असम को कैरी करता है, ठीक है, असम तक इसका ज्यूरिसडिक्शन जाता है, ठीक है, ये आपका कैरी करता है, असम को कैरी करेगा, फिर ये आपका मिजोरम में भी इसका ज्यूरिसडिक्शन जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में जाएगा, अरुणाचल में जाएगा, और इसके अलावा आपका नागालैंड में जाएगा। तो इन 4 राज्यों में, ठीक है, इन 4 राज्यों में आपका जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है ज्यूरिसडिक्शन जाता है। और ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल 231 के तहत। आर्टिकल 231 क्या कहता है कि एक जो हाई कोर्ट है वो आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट का जज है, उसकी नियुक्ति का पूरा प्रोसेस बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है। उसके अलावा एक कोलिजियन सिस्टम होता है जिसमें 4 अदर सीनियर जजेस होते हैं, प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जहां पे उस जज को अपॉइंट किया जा रहा है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है, अगर वो जज चीफ जस्टिस नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट से भी लेना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों से कम राय तो लेनी ही पड़ेगी। अब एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 129 कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। वैसे ही हाई कोर्ट के केसेस में आर्टिकल 215 आता है, ठीक है। आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी हाई कोर्ट के भी जितने भी आपके जजमेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके रिकॉर्ड होते हैं। प्लस जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल आपने 137 का सुप्रीम कोर्ट में देखा था जुडिशियल रिव्यू, उसी तरीके हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और मैंने बताया था जो जुडिशियल रिव्यू टर्म है ये आपका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट जो है, ठीक है, स्टेट लॉज के अलावा, ठीक है, स्टेट लॉज के अलावा सेंट्रल के यानी केंद्र के जो कानून है उनको भी रिव्यू कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपने राज्यों के कानून के अलावा केंद्र के कानून को भी रिव्यू कर सकता है। अब एक दो बातें और कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने हाई कोर्ट के केस, सुप्रीम कोर्ट के केसेस में एक्टिंग जज देखा था, उसी तरीके से आर्टिकल जो 223 है वो यहाँ भी एक्टिंग जज की बात करता है। यानी जब हाई कोर्ट का जो जज होगा, चीफ जस्टिस होगा, यहाँ का वो रिजाइन कर देगा, ठीक है, या उसका पद खाली हो जाएगा, या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इन तीनों केसेस में, रेजिग्नेशन के केसेस में, या उसका पद खाली है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है, या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इन तीनों के केसेस में आपका जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति एक एक्टिंग जज को अपॉइंट करेगा, ठीक है, जो कि चीफ जस्टिस की तरह काम करेगा। और ये कब तक काम कर सकता है, जब तक नया जज नहीं आ सक जाता। लेकिन हाँ, इस केस में 62 साल इसकी ओवर एज नहीं होनी चाहिए, 62 साल से ऊपर ये व्यक्ति जो एक्टिंग जज की तरह काम कर रहा है नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके अलावा जैसे आपने एडहॉक जज पढ़े थे, तो यहाँ आर्टिकल 224 कहता है, ठीक है, एडिशनल जजेस की बात करता है। अगर
एडिशनल जजेस, क्योंकि देखो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जज हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है डिफाइंड नहीं होती है, हर हाई कोर्ट में अलग अलग होती है, इनकी स्ट्रेंथ डिफाइंड नहीं होती है, हर हाई कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो आर्टिकल 224 बात करता है एडिशनल जजेस की। अब ये एडिशनल जजेस कौन है? ठीक है, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। अगर लगता है कि किसी भी कोर्ट में, ठीक है, किसी भी कोर्ट में आपके जजेस की कमी पड़ रही है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एडिशनल जजेस को, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हाई कोर्ट जज बनने की। प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को एडिशनल जज की तरह अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, और ये कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए करेगा, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड होगा, ये 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 साल से ज्यादा तक ये व्यक्ति एडिशनल जज की तरह नहीं काम कर सकता। और ये इसलिए अपॉइंट किया जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट के पास बर्डन बहुत ज्यादा है। इसी तरीके आपका आर्टिकल 224 के ए के तहत रिटायर्ड जजेस, आपने सुप्रीम कोर्ट के केस में भी देखा था कि रिटायर्ड जजेस को बुला लिया जाता था, तो यहाँ पे भी किसी भी हाई कोर्ट के जज को, ठीक है, जो हाई कोर्ट के जज को बुलाया जा सकता है रिटायर्ड जज की तरह। यानी किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहेगा तो किसी भी जज को, रिटायर्ड जज को, हाई कोर्ट के जज को बुला सकता है कुछ समय के लिए काम करने के लिए, और लेकिन ये ऐसा करने के लिए इसे प्रेसिडेंट से पहले अनुमति ले रखनी होगी। और ये चीज ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रिटायर्ड जजेस का कॉन्सेप्ट। तो रिटायर्ड जजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही रहता है, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाता था, ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बुलाएगा, वहां भी प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ भी प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका पूरा का पूरा हाई कोर्ट का, ठीक है, पूरा क्वेश्चन, मतलब ये जितना भी लेक्चर था पूरा हाई कोर्ट का था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब जो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जजेस। अब जाओ ढूंढो और बताओ कि मतलब हाई कोर्ट कौन सा जो इंडिया का हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जजेस की स्ट्रेंथ है, तो इसको ढूंढ के लाना और कमेंट करना। अब जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले और उससे पहले लेक्चर में, तो पॉलिटी के ऑलरेडी 7 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन्हें जाके देख लो, तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। एक सीक्वेंशियल मैनर में सारे लेक्चरों में मैंने चीजों को समझाया हुआ है, ठीक है। अब इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, उसे जरूर ये लेक्चर शेयर करो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सो स्टे ट्यून्ड।